हाल ही में भारतीय कंपनी क्रेड और फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के बीच में $900 मिलियन की एक डील हुई है, जिस डील के तहत क्रेड की माइनॉरिटी हिस्सेदारी मेटा के पास जाएगी और इसके साथ साथ क्रेड के जो संस्थापक हैं वो व्हाट्सएप के नए सीईओ के तौर पर, नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करेंगे। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार व्हाट्सएप का कोई जो अधिकारी है वो भारतीय होने वाला है, व्हाट्सएप का सीईओ जो है वो भारतीय होने वाला है। लेकिन इससे बड़ी बात जो है, इससे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरी डील है, ये डील भारत का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, भारत का जो फिनटेक इकोसिस्टम है, उसको एक नई राहत, उसको एक नई जान प्रदान करता है। कैसे करता है, क्या चीजें इस पूरी डील में छुपी हुई हैं, ये डील क्रेड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उस पर भी हम बात करेंगे, और ये डील आपका मेटा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे के क्या कारण है, वो कारण भी हम यहां पर समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले यहां पर अगर आप देखें तो दो बड़ी घोषणाएं यहां पर आपको देखने को मिली, दो बड़ी बातें यहां पर हमको देखने को मिली है। सबसे पहली $900 मिलियन की एक डील जो आपको देखने को मिली है, उसमें कहा गया है कि जो मेटा है वो क्रेड में $900 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से जो आपका मेटा है उसको क्रेड में एक अल्पमत की हिस्सेदारी मिलने वाली है, एक माइनॉरिटी स्टेक जो है वो प्राप्त होने वाला है। और इसी के साथ क्रेड की जो वैल्यूएशन है वो भी बढ़ करके $4.5 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो एक तो ये घोषणा हुई जहां पर कहा गया कि मेटा जो है वो क्रेड में इन्वेस्टमेंट करेगा, और दूसरी घोषणा आपका व्हाट्सएप के ग्लोबल सीईओ को लेकर के है, जहां पर ये बताया गया कि क्रेड के जो सीईओ हैं यानी कि कुणाल शाह जो हैं वो व्हाट्सएप की कमान संभालेंगे, और व्हाट्सएप के इतिहास में पहली बार उसको कोई भारतीय सीईओ प्राप्त होने वाला है, भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो प्राप्त होने वाला है। अब अगर ये खबरें आप देखेंगे तो ये दोनों खबरें आपको अलग अलग नजर आएंगी, पर अगर आप इनको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के समझेंगे, इनको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक तरीके से समझेंगे, तो दोनों खबरें आपको आपस में जुड़ी हुई नजर आएंगी, या दोनों खबरें आपको आपस में एक साथ नजर आएंगी। तो इनको एक साथ समझना, और ये बेसिकली आपका किस तरीके से भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव हो सकता है, बड़ा रणनीतिक जो है कदम हो सकता है, उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस पर हम यहां पर बात करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें कि आपका भारतीय फिनटेक पर जो है वैश्विक विश्वास पिछले कुछ समय से लगातार आपको कम नजर आ रहा था। खासतौर पर अगर आप क्रेड को देखें, क्रेड पिछले कुछ समय से आपको थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था। सबसे पहले यहां पर आपकी क्रेड की जो फंडिंग थी, जो आपका जो टोटल मूल्यांकन था, वैल्यूएशन था 2022 के आसपास, वो $6.4 बिलियन के आसपास था। लेकिन धीरे धीरे क्रेड की जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो लगातार कम होता रहता है, फिर बाजार में गिरावट आती है, और एक समय पर आकर के क्रेड का जो वैल्यूएशन है वो मात्र $3.5 बिलियन रह जाता है। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि आधी वैल्यूएशन जो है वो क्रेड की रह जाती है। क्यों? क्योंकि ये वो समय है जब भारत का जो फिनटेक मार्केट है, भारत का जो फिनटेक बाजार है वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ा हुआ है, और जो आपके ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के फिनटेक बाजार पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं। भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भारत के फिनटेक बाजार पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था। फिर उसके बाद आती है मेटा की डील, जिस मेटा की डील के तहत आपका क्रेड ने एक बड़ी रिकवरी कर ली है, और क्रेड की जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो $4.5 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो क्रेड के भीतर भी एक बड़ा बदलाव हुआ है, क्रेड के नए सीईओ यहां पर अब आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल हम यहां पर कह सकते हैं कि आपका जो भारतीय फिनटेक बाजार है उसको इस पूरी डील की वजह से एक बड़ी राहत यहां पर प्राप्त होती है, एक बड़ा बड़ा बेनिफिट जो है वो यहां पर प्राप्त होता है कि अब भारत का जो फिनटेक बाजार है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, उसके पास और ज्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो उस पर हम बात करेंगे, इस पूरे टॉपिक को और थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। तो इस कोर्स में आपका जो आपकी नींव है उसको मजबूत किया जाएगा। इस पूरे कोर्स में आपके प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट यहां पर हम कवर करने वाले हैं। इस पूरे कोर्स के तहत आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी, और सारी क्लासेस आपका करोल बाग और नोएडा सेंटर से लाइव होंगी। तो क्वालिटी को लेकर के आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में कोर्स मौजूद है, तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक माध्यम का चयन कर सकते हैं। इसमें आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड कक्षाएं मिलेंगी, सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके प्रिंटेड कलर नोट्स आपको मिलेंगे, मेंस कैप्सूल सीरीज आपको मिलेगी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज आपको मिलेगी, 500 प्लस आंसर्स आप जो है इवैल्यूएट करा सकते हैं, 3 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस इसमें आपको मिलने वाला है। तो बहुत सारे फीचर्स पूरे कोर्स में मौजूद हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 8750187501। इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए यहां से बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं सबसे पहले आपका कि मेटा ने आखिर क्रेड का चयन ही क्यों किया है।
आपको देखने को मिलेगा कि भारत में बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं। भारत में आपको पेटीएम देखने को मिलेगा, भारत में आपको फोन पे देखने को मिलेगा। बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो भारत में मौजूद हैं और बहुत सारी कंपनियों की जो हिस्सेदारी है वो भारत के फिनटेक बाजार में बहुत ज्यादा है। जैसे सबसे ज्यादा आपको फोन पे की हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, लगभग 36 से 45% के बीच में आपको फोन पे की हिस्सेदारी है भारतीय बाजार में। फिर पेटीएम आपको देखने को मिलेगा। तो क्रेड की जो हिस्सेदारी है वो भारतीय बाजार में बहुत ज्यादा कम है। अगर आप क्रेड के ओवरऑल यूजर्स की बात करें तो क्रेड के यूजर मात्र आपका 17 मिलियन के आसपास है। क्रेड पर टोटल 17 मिलियन सक्रिय यूजर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि ओवरऑल भारतीय बाजार की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। ये ओवरऑल अगर आप भारतीय बाजार देखें तो ओवरऑल भारतीय बाजार की तुलना में क्रेड के जो यूजर्स हैं वो काफी ज्यादा कम है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मेटा ने फिर क्रेड का चयन किया क्यों है? इसके पीछे आपको क्रेड की मूल फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा। क्रेड दरअसल भारत में दूसरी फिनटेक कंपनियों की तरह काम नहीं करता है। क्रेड वो भी काम करता है, लेकिन और भी चीजें क्रेड में आपको देखने को मिलती हैं। क्रेड की सबसे खास बात यह है कि क्रेड के पास जो आपको क्रेडिट कार्ड भुगतान करने का जो वो देखने को जो एक फीचर मौजूद है वो क्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रेड पर जो है आपका भारत में जितना भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है उसमें से ओवरऑल 40% पेमेंट जो है, भारत में जितना भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होता है उसमें से ओवरऑल 40% क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो है वो क्रेड के माध्यम से होता है। इसका मतलब आप थोड़ा सा डिटेल में समझने जाएंगे तो इसका मतलब ये निकल करके आता है कि क्रेड के पास भले ही यूजर्स की संख्या कम है, क्रेड के पास भले ही आपके जो उपयोगकर्ता हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन ये उपयोगकर्ता उच्च लेन देन वाले उपयोगकर्ता हैं। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि जिनके पास खर्च करने की ज्यादा क्षमता मौजूद है। तो यहां पर मेटा ने केवल ग्राहकों को अक्वायर नहीं किया है, मेटा ने केवल कंज्यूमर्स को अक्वायर नहीं किया है, बल्कि मेटा ने ऐसे कंज्यूमर्स को अक्वायर किया है जिन कंज्यूमर्स के पास खर्च करने की क्षमता मौजूद है, जिन कंज्यूमर्स के पास जो है ज्यादा पैसे देने की क्षमता मौजूद है। तो ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव यहां पर आपको देखने को मिला है। आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरनेट की कंपनियां होती हैं वो हमेशा स्केल के पीछे भागती हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स अगर उनको मिलेंगे तो फायदा होगा। लेकिन यहां पर मेटा की जो डील हुई है उस डील में आपको स्केल देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि उस डील में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे यूजर्स यहां पर अक्वायर किए गए हैं जिनकी आर्थिक क्षमता बहुत ज्यादा है, जो कि सक्रिय रहते हैं। तो वो यूजर्स आपके प्रीमियम खर्च करने में सक्षम है, वो यूजर आपका ज्यादा खर्च करने में सक्षम है। तो यहां पर आपका क्वांटिटी की बजाय मेटा ने क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पर यहां पर ध्यान दिया है कि मेटा को ऐसे यूजर प्राप्त हुए हैं जो कि ज्यादा खर्च करने में सक्षम है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि आखिर क्रेड का चयन क्यों किया गया। तो यहां पर एक विरोधाभास आपको मिलेगा कि क्रेड के यूजर्स की संख्या कम है, लेकिन फायदा क्या है कि क्रेड के जो यूजर्स हैं, जो कम यूजर्स हैं, वो खर्च करने में बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये डील मेटा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्रेड के लिए तो देख लिया क्रेड को क्यों चूज किया गया है, अब ये डील मेटा के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। मेटा के लिए इस डील की इंपॉर्टेंस अगर आप देखें तो वर्तमान समय में भारत में ओवरऑल जो मेटा काम करता है उसमें आपको पता है व्हाट्सएप है, मेटा के अंतर्गत कंपनी आती है जिसका नाम है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के पास अपना अलग से एक पेमेंट इकोसिस्टम है जिसको व्हाट्सएप पे कहा जाता है। लेकिन व्हाट्सएप पे भारत के ओवरऑल फिनटेक इकोसिस्टम में बहुत कम हिस्सेदारी रखता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो ओवरऑल भारत में जो व्यापार है उसकी जो एक इंपॉर्टेंट कड़ी है पेमेंट की, उसमें मेटा जो है या उसमें जो आपका मेटा कंपनी है वो रोल प्ले नहीं कर पा रही थी। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेटा भारत में अच्छा काम करे, भारत के जो ट्रेड इकोसिस्टम है उसमें मेटा काफी ज्यादा इंटीग्रेटेड है, लेकिन जो पेमेंट इकोसिस्टम है उसमें मेटा काम नहीं कर पा रहा था। जैसे ओवरऑल अगर आप देखें तो आप जब उत्पाद की खोज करते हैं तो उत्पाद को आप इंस्टाग्राम के माध्यम से जो है सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से बेच सकते हैं, या आपको कुछ बेचना है तो आप फेसबुक के माध्यम से बेच सकते हैं, आपको कुछ खरीदना है तो आप फेसबुक के माध्यम से खरीद सकते हैं। अगर आप जो है आपको विक्रेता या क्रेता से बातचीत करनी है तो वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं, वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने विक्रेता को ढूंढ भी लिया, आपने अपने क्रेता को ढूंढ भी लिया, उसके साथ आपने बातचीत भी कर ली, अब आपको उसको पेमेंट करना है और एक व्यक्ति को पेमेंट रिसीव करना है, तो पूरा जो काम है वो अब तक मेटा के इकोसिस्टम में हो रहा था। इंस्टाग्राम भी मेटा के अंतर्गत आता है, व्हाट्सएप भी मेटा के अंतर्गत आता है, आपका और फेसबुक भी मेटा के अंतर्गत आता है, तो पूरा काम अब तक मेटा के अंतर्गत हो रहा था। लेकिन जब पेमेंट करने की बात आती है या पेमेंट रिसीव करने की बात आती है तो फिर जो आपके विक्रेता और क्रेता हैं वो किसी और आपका जो मर्चेंट है या कोई और जो यूजर है उसके पास चले जाते हैं, कोई और जो ऐप है उसके पास चले जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे इकोसिस्टम में आपको एक लीकेज देखने को मिलता है और कंज्यूमर इकोसिस्टम से बाहर निकल जाता है। तो अब व्हाट्सएप क्या चाहता है, अब आप मेटा क्या चाहता है, मेटा ये चाहता है कि जो भी आपके कंज्यूमर हैं
वो सारा काम आपका मेटा के प्रोडक्ट्स पर करें, यानी कि सारा काम जो है मेटा के इकोसिस्टम में रह करके किया जाए। तो आप कंज्यूमर को ढूंढें, आप जो आपके ग्राहक है उनको ढूंढें भी मेटा के प्रोडक्ट के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। आप अपने कंज्यूमर से बात भी करें तो वो भी आप मेटा के प्रोडक्ट के माध्यम से करें, वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से करेंगे। और अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट भी आप जो है वो व्हाट्सएप वो मेटा के इकोसिस्टम में करेंगे। अब इसके लिए क्रेड को यहां पर शामिल कर लिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। इसीलिए ये जो पूरी डील है, ये पूरी डील आपका मेटा के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो हमने देख लिया है आपका कि जो मेटा का इकोसिस्टम है वो किस तरीके से काम कर रहा है। यहां पर खासतौर पर जो आपके विक्रेता हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। जो ट्रेड इकोसिस्टम है उसको यहां पर टारगेट किया गया है कि सारी चीजें जो हैं वो अब आपका मेटा के इकोसिस्टम पर होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और अब क्रेड जो है, क्रेड भी यहां पर शामिल हो चुका है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसमें हम देखें तो आपका पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो आपका मेटा के आसपास अब रिवॉल्व करेगी। इसमें आपका जो डिस्कवरी है, जो खोज है, जो भी आपके कंज्यूमर है उनकी डिस्कवरी जो है वो भी अब आप मेटा के इकोसिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें हमने एग्जांपल देखा, फेसबुक का एग्जांपल है, इंस्टाग्राम का एग्जांपल है। फिर जो आपका जुड़ाव है यानी एंगेजमेंट जो है, जो बातचीत है, जो कॉन्वर्सेशन है, वो भी मेटा के प्रोडक्ट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हो सकती है। और अब लेन देन जो है, ट्रांजैक्शन जो है, ये भी मेटा के प्रोडक्ट के माध्यम से यानी कि क्रेड के माध्यम से पेमेंट हो पाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है कि अब जो है कुणाल शाह के नेतृत्व और क्रेड के वित्तीय अनुभव के साथ मेटा अब केवल विज्ञापन नहीं बल्कि इसके साथ साथ एक आत्मनिर्भर डिजिटल इकोसिस्टम का भी निर्माण कर रहा है, जहां पर आप सारा काम जो है, आप बिक्री से लेकर के पेमेंट, आप बेचने से लेकर के पैसे रिसीव करने तक, सारा काम जो है अब मेटा के प्रोडक्ट्स के माध्यम से कर पाएंगे। यही जो है ये ग्रैंड विजन यहां पर आपको मेटा का देखने को मिलेगा, जिस पर हमने चर्चा की है। तो अंत में यहां पर कहा जा सकता है कि अब जो है अब एक ट्रांजैक्शनल इंटरनेट का उदय आपको देखने को मिल रहा है। जहां पर पहले आपको क्या देखने को मिलता था? पहले आपको देखने को मिलता था कि इंटरनेट का इस्तेमाल केवल हम सूचनाओं और जानकारियों के आदान प्रदान के लिए करते थे, लेकिन अब एक ऐसे इंटरनेट का उदय हो रहा है जहां पर आपको ट्रांजैक्शन, जहां पर आपका व्यापार ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, और जो आपके इंटरनेट यूजर्स हैं उनको एक बड़े कंज्यूमर बेस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डील है ये आपको सतही तौर पर एक फिनटेक इन्वेस्टमेंट डील नजर आ सकती है। ऊपर ऊपर से अगर आप इसको समझेंगे तो ये केवल आपको एक फिनटेक इन्वेस्टमेंट डील नजर आएगी, लेकिन अगर आप डिटेल में जाकर के समझेंगे तो ये पूरे इकोसिस्टम का को जो है अपने कंट्रोल में करने की डील है। यहां पर मेटा जो है वो पूरा जो ट्रेड इकोसिस्टम है उसको अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास यहां पर कर रहा है। तो मेटा के अंतर्गत आपका सोशल मीडिया भी हो गया, मेटा के अंतर्गत मैसेजिंग भी हो गया और पेमेंट भी हो गया। इसकी वजह से पूरा जो आपका इकोसिस्टम है वो मेटा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने समझ लिया है। उम्मीद है सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारे सामने 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है ये भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है ये भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक संयुक्त पहल है। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है यह हमको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए और फिर इन ऑप्शंस के माध्यम से आपको जवाब देना है कि इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को समाप्त। उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।